हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जीके का बैच शुरू किया हुआ है, जो कि हमारी पिछली क्लास थी। जो पिछला चैप्टर था वो था मगध का उत्कर्ष। मगध में हमने तीन राजवंश पढ़े, जिसमें से आखिरी राजवंश था मगध का नंदवंश, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। आज हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे, इतिहास के चैप्टर को। क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, कैसे ये प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा, कैसे इनके शासकों ने, इस साम्राज्य के शासकों ने अपना साम्राज्य इतना विस्तार किया कि आगे चलकर कोई भी शासक भारत का साम्राज्य या अपना साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के तुलना में बड़ा नहीं कर पाया। आज हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये जो चैप्टर है इतिहास का, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसकी वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो कृपया करके ध्यान से देखें। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि भाई मौर्य साम्राज्य का हमें कहाँ से पता चलता है, कि भाई इसके इतिहास का स्रोत क्या है। कैसे पता चलता है कि इतिहास में एक साम्राज्य था जिसका नाम मौर्य था? कैसे पता चलता है? हमें इतिहास के स्रोत में हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य का हमें दो स्रोत मिलते हैं। दो स्रोत कौन कौन से मिलते हैं भाई? देखो, साहित्य, भाई साहित्य से पता चलता है, और एक पुरातत्वविद। देखो, पुरातत्वविद क्या होती है भाई? पुरातत्वविद होती है पुरानी जो भी ऐसी पुस्तकें, मतलब कि पुराने ऐसे चीजें, चाहे उसमें इस पुरातत्वविद में क्या होते हैं, पुराने सिक्के हो गए, पुराने अभिलेख हो गए, समझ रहे हो बात? साहित्य में वो लिखी पुस्तकें लिखी जाती है। मैं भी ये बताता हूं आपको। इसमें आपको बता दो, पुरातत्वविद के दो साक्ष्य मिले, दो सबूत मिले हमें। क्या मिले? कि पुरातत्वविद के साक्ष्य से हमें पता चला, क्या पता चला कि एक मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो अपने समय पर एक विशाल साम्राज्य बनकर उभरा। क्या पता चला? कि जो आज तक कोई भी साम्राज्य इतना विस्तार नहीं कर पाया जितना कि उस समय पर मौर्य साम्राज्य ने किया था। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। पहला साक्ष्य है पुरातत्वविद का अशोक के अभिलेख। सॉरी, अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। भाई क्या पता चलता है? कि मौर्य साम्राज्य में ऐसे शासक थे, महान शासक थे। वो एक है रुद्रदमन का अभिलेख। रुद्रदमन का एक अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील का भी निर्माण के बारे में पढ़ेंगे हम। 150 ईसा पूर्व में ये अभिलेख लिखवाया था, 150 ईसा पूर्व में रुद्रदमन ने। इससे भी पता चलता है कि भाई मौर्य साम्राज्य का उद्गम था। और साहित्य दो प्रकार से बांटा जाता है भाई, धार्मिक, और हमने पढ़ा था धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म से संबंधित है। ऐसे धार्मिक साहित्य जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य का पता चलता है कि इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य भी अस्तित्व में था। और धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक साहित्य क्या होते हैं? जो धर्म से रिलेटेड हो, जैसे कि जैन धर्म में, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी पढ़ा हमने। बौद्ध धर्म में कौन कौन से? महावंश और दीपवंश। और जैन ग्रंथ से क्या पता चलता है भाई? जो जैन ग्रंथ थे, कल्पसूत्र से भी पता चलता है, जिसमें कि 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, जन्म से निर्वाण तक का। हमने जैन ग्रंथ में पढ़ा था। तीसरा भाई, पुराणों से भी पता चलता है। जो पुराण है जो कि हिंदू धर्म में है। भाई धर्मनिरपेक्ष में हमें मिलता है कि एक तो है मुद्रा राक्षस, जो कि किन्होंने लिखी थी? विशाखा दत्त ने लिखी थी।
ये क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये साहित्य और ऐसे स्रोत बता रहा हूं, ऐसे इतिहास के ऐसे स्रोत बता रहा हूं जिनसे हमें इस साम्राज्य का पता चलता है, इस साम्राज्य के अस्तित्व का पता चलता है, इतिहास में इसके अस्तित्व का पता चलता है। इनसे, इनमें इन साम्राज्यों का वर्णन मिलता है, जिससे कि इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन समय पर इस साम्राज्य का उद्गम था, अस्तित्व में था। समझ रहे हो बात। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखा दत्त ने। दूसरा हमारी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जी ने लिखी थी। तीसरी इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी थी। देखो ये विदेशी था, ये विदेशी साक्ष्य मिलता है, मैं विदेशी जो विदेश से आया था, ये मैगस्थनीज राजदूत था किसका भाई। ये जब युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, हम पढ़ेंगे भाई सेल्कुस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य उस युद्ध में जीतने के बाद उसकी पुत्री जो हेलेना, उसके साथ विवाह के बाद क्या हो जाता है, इसके साथ इसको मैगस्थनीज को उसके दरबार में भेज देता है, 4 राज्यों से दहेज में देता है, काबुल, कंधार। समझ रहे हो बात, वो हम पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, मतलब ये पढ़ेंगे हम। समझ में आई। इनसे हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व का। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन से शासक ने इस साम्राज्य की शुरुआत की। सॉरी, क्या पढ़ा कि भाई इनके शासक लिखवा दो मैं। पहला शासक कौन था? पहले शासक का एक तरह से एक आपको एक अनुमान दे दूं कि भाई इस शासक का यहां तक शासन था। मौर्य साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य था और भाई कई सालों तक ये अस्तित्व में भी रहा। पहला शासक इनका शासक था जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 BC। देखो मैंने आपको जब मगध का उद्गम पढ़ाया था नहीं, उसमें हमने एक शासक पढ़ा था हर्य वंश का संस्थापक बिंबिसार। मैंने उस समय आपको कहा था कि भाई इसको याद रखना कि जो बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। ये है बिंदुसार, ये किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त का। वो है बिंबिसार और बिंदुसार, अंतर है दोनों में। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे इनमें मतलब विचलित हो जाते हैं। कहीं पर यही भी है भाई। अशोक महान देखो 3 शासकों को महान की उपाधि दी गई है विश्व इतिहास में। एक अकबर महान मध्यकालीन भारत के, एक सिकंदर महान, मतलब कि सिकंदर को सेल्कुस उसका राजदूत था, उसका सेनापति था। और तीसरा हमारा शासक अशोक। 3 शासकों में से 2 शासक तो किसके हैं? कौन से हैं? भारतीय हैं, जिनमें विश्व इतिहास में किसकी महान की उपाधि दी गई है? किसकी उपाधि दी गई है? महान की उपाधि दी गई है। समझ रहे हो बात? देखो आप ये सोच रहे होंगे क्या हुआ, आप यहां पर ये सोच रहे होंगे भाई इसमें गैप क्यों आ गया। मतलब कि बिंदुसार का 273 में मृत्यु के बाद तो 273 में ही इनका राज्याभिषेक होना चाहिए था अशोक का। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाऊंगा कि बिंदुसार की 16 रानियां थी, उनसे 101 पुत्र थे, जिनमें इनका अशोक का युद्ध चला 4 वर्ष तक राज्याभिषेक के लिए, राजा के लिए, शासन के लिए। समझ लो बात। उस समय पर 4 साल बाद इन्होंने अपने भाइयों को हराकर क्या कर लिया था? शासन कर लिया था। 269 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। भाई ये 3 शासक बहुत प्रमुख है। इन 3 शासकों का वर्णन हमें बिल्कुल डीप, बिल्कुल मतलब गहराई से पढ़ना है। और अगले 3 शासक है जो, उनका कोई ज्यादा वर्णन मिलता हमें, इनके शासन का वर्णन मिलता हमें।
हमें इसका मतलब कि शासन के समय का वर्णन नहीं मिलता हमें। देखिए क्या कहा मैंने कि भाई जो 3 शासक है नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और हमारा बिंबिसार और हमारा जो क्या था भाई अशोक, और इसके बाद जो कुणाल दशरथ, ये इतने योग्य नहीं थे जो शासन नहीं लिखे, मतलब इनके शासन के समय का नहीं पता चलता। सातवां, ये देखो अंतिम शासक था इस वंश का, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक था। ये मर जाता है भाई 184 ईसा पूर्व में मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। भाई इसको कौन मारता है? भाई इसका ही सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण जाति का होता है। पुष्यमित्र शुंग इनको बृहद्रथ को क्या कर देता? मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है इनको। मारने के बाद ये फिर पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होने के कारण ये नहीं अपने मतलब प्रतिज्ञा लेता है, जो अशोक ने 84,000 मठों का निर्माण किया है मैं उनको खत्म कर दूंगा। मतलब बौद्ध के विरुद्ध माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को, जो शुंग वंश की स्थापना करता है। हम पढ़ेंगे आगे मौर्योत्तर काल में। समझ रहे हो बात? ये है भाई टोटली इंपॉर्टेंट डाटा, इसके शासन का समय का डाटा। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, अन्यथा हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे केवल चंद्रगुप्त मौर्य को, कल हम पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक को, और कुषाण, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। बस अंतिम शासक याद रखें इनकी। भाई अंतिम शासक की मृत्यु किसने की आपको बताऊंगा मैं जब शुंग वंश की स्थापना होगी। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया, वो क्लियर हो गया होगा, एक तरह से अच्छी तरह से डाटा मिल गया होगा। अब पढ़ेंगे हम कौन सा? प्रथम शासक भाई चंद्रगुप्त मौर्य। देखो भाई नंद वंश का मगध पर किसका शासक है? इस समय पर आपको एक कहानी बता रहा हूं। मगध पर किसका शासन है? भाई गणानंद का। किसका शासक है? गणानंद का। इसका महामंत्री है कौन? महामंत्री है चाणक्य। भाई चाणक्य कौन है? चाणक्य पुत्र है ये। इनके पिता का नाम चाणक्य, इसीलिए इनका चाणक्य कहा जाता है। इनके अन्यथा नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, भाई कौटिल्य भी कहा जाता है, और हमारा चाणक्य भी कहा जाता है। ये एक महान विद्वान के रूप में है। क्या हुआ कि गणानंद है नहीं, गणानंद के पास विशाल सेना है। गणानंद के पास क्या है? विशाल सेना है। लेकिन उसके पास क्या नहीं है? प्रजा की, भाई प्रजा के उसके सहायक नहीं है, मतलब प्रजा उसके प्रति उदार नहीं है। प्रजा के प्रति उदार नहीं है वो, क्योंकि वो मैंने कल पढ़ाया था आपको, हद से ज्यादा टैक्स लेता है अपनी जनता से, अपनी प्रजा से, जो कि प्रजा उसके प्रति विरुद्ध हो जाती है। क्या हुआ कि गणानंद था जो अपने राज दरबार पे इतना घमंड कर बैठता है कि वो अपने महामंत्री या अपने जो एक प्रमुख वो होता है जो मंत्रिमंडल में, चाणक्य जी को अपमानित कर देता है। भाई अपमानित करते हुए वो कहता है कि आप तो एक भिक्षु हो, एक ब्राह्मण हो, आपका जो जीवन है नहीं वो दान दक्षिणा पर चल रहा है। आप में कोई ऐसी क्षमता नहीं है जो कि आप अपने धन को एकत्रित करके अपना जीवन ऐसे व्यतीत करो। हम तो राजा हैं, जब तक हम राजा जीवित हैं तब तक आपका संरक्षण है इस दुनिया में। चाणक्य जी इस बात से गुस्सा हो जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं भाई आपके इस दरबार में, जिस दरबार में किसी भी मंत्री की या जब किसी भी व्यक्ति की अपमान किया जाए या सम्मान ना हो, तो वहां पर ठहरना उचित नहीं है। तो वहां से चला जाता है। तो उसके बाद उनको फिर से भाई दूर से कहते हैं भाई आप कुछ दान तो लीजिए, क्योंकि दान के सारे ही आप। तो उस समय वो कहते हैं कि चाणक्य जी एक महत्वपूर्ण कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य जी कहते हैं कि अगर मेरी शिक्षा में दम होगा, अगर मेरी शिक्षा में इतना सामर्थ्य होगा, तो मैं आपके जैसे या तेरे जैसे राजाओं का निर्माण मैं खुद करना जानता हूं। गणानंद को क्या कहता है चाणक्य कि अगर मेरी शिक्षा में इतना सामर्थ्य है, अगर मेरी शिक्षा में मगर मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में अगर इतना दम है, मेरे बुद्धि में इतना सामर्थ्य है, तो आपके जैसे राजाओं का निर्माण मैं अपनी शिक्षा से करना जानता हूं। उनका जन्म कहां पर हुआ? तक्षशिला। अब आज का है तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तक्षशिला एक महान विश्वविद्यालय हुआ था। समझ रहे बात?
तक्षशिला में एक महान विश्वविद्यालय होता था उस समय पर, जहां पर ये जहां पर ये शिक्षक भी थे, पढ़े भी थे, वहां पर पढ़ाया भी था। जब आपको एक कहानी और बताता हूं, जब क्या हुआ, जब वो शिक्षा ग्रहण करके तक्षशिला से जब वो बाहर आए, तो तक्षशिला के जो गुरु थे, तक्षशिला के गुरु थे जो भाई तक्षशिला में शिक्षा देते थे, शिक्षा देने वाले थे, वो उनको रोक कर बोले कि आप बहुत आप बहुत योग्यशाली हो, योग्य हो, आप क्या आप इन बच्चों को शिक्षित कर पाओगे, आप बच्चों को शिक्षित कर दो। तो इन पे कहते हैं भाई जो मेरे नियम है वो मेरे नियम यहां पर लागू नहीं होंगे। भाई वो पूछते हैं भाई क्या नियम आपके, ऐसे क्या नियम है जो कि हम इस पे लागू नहीं कर पाएंगे। भाई वो कहते हैं मैं केवल शास्त्र की शिक्षा नहीं, शस्त्र की भी शिक्षा देना चाहता हूं। कहने का मतलब मैं पढ़ाना लिखाना नहीं, बल्कि शस्त्रों का प्रयोग करना भी सिखाना चाहता हूं बच्चों को, जो कि अपनी आत्मरक्षा कर सके। तब से शुरू होती है ये कहानी, समझ रहे हो बात। ये अपने समय पर एक विद्वान थे चाणक्य जी। आज भी इनकी चाणक्य नीति बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी अर्थशास्त्र आज भी इतना दम है इनकी चाणक्य नीति में, इनके अर्थशास्त्र में। आज भी पूरे साम्राज्य को संभाले, आज भी उतनी ही उचित होगी, समझ रहे हो बात। चाणक्य जी वचन लेते हैं कि मैं इस वंश का अंत कर दूंगा, मैं वंश का अंत कर दूंगा जिसने मुझे राज दरबार में अपमानित किया है। तो वो वहां से मगध से निकलते हुए तो वो एक बच्चों की टोली को देखते हैं, वहीं पर एक बच्चा, कौन सा खेल, हाँ एक खेल मिलता है भाई, राजकिलम। भाई राजकिलम क्या है, एक खेल का नाम है। राजकिलम खेल क्या होता है कि एक बच्चा केंद्र में बैठा होता है और उसके चारों तरफ बच्चे खड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा उनके साइड में खड़ा होता है। तो ये जो चारों तरफ है नहीं, ये प्रश्न पूछते हैं जो मध्य में बैठा है, मतलब कि राजा पे प्रश्न पूछते हैं ये मंत्री। वो कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उनकी बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से जवाब दे रहे थे उन बच्चों के सवालों का। तो ये बात देख ली राजकिलम खेल खेलते हुए चाणक्य ने गुण देख के उनके अंदर, गुण देखने के बाद क्या हुआ कि भाई मैं तो इनको शिक्षा दूंगा, मैं तो इसको तैयार करूंगा। भाई इनके माता पिता का कोई वर्ण नहीं मिलता। क्या कहा मैंने कि इनके माता पिता का कोई वर्ण नहीं मिलता, कोई भी वर्ण नहीं मिलता माता पिता का नहीं। हाँ, जन्म का आपको एनसीईआरटी जब आप लोग सौंठ पढ़ोगे उसमें 345 ईसा पूर्व में जन्म का वर्ण जरूर मिलता है, समझ रहे हो बात। तो इनको जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं इनको शिक्षा देते हैं कौन, चाणक्य जी। चाणक्य को शिक्षा देने लगते हैं, भाई शिक्षा दे देते हैं, शस्त्र अस्त्र की शिक्षा देने के बाद वो क्या करते हैं कि वो आक्रमण कर देते हैं। पहला आक्रमण करते हैं मगध पे ही, मगध पे आक्रमण उनका असफल हो जाता है। तो असफल होने के बाद जब वो अपने शिष्य के साथ एक गांव में ठहरते हैं, गांव में जब एक बुढ़िया के घर में ठहरते हैं तो बुढ़िया के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, पोता पोते ये लगाओ, ये वो देखते हैं। वो कहानी एक एनसीईआरटी में पढ़ेगी, आप एनसीईआरटी पढ़ो तो बहुत इंजॉय मिलता है एनसीईआरटी से। तो वहाँ पर बैठती हैं तो वो कहती हैं भाई जो हम आम भाषा में कह देते हैं भाई खिचड़ी बनी होती है बच्चों के लिए, तो खिचड़ी भाई उन्हें बूढ़ी माँ कहती है कि बच्चों बीच से ना खाओ, मतलब कि बीच में हाथ ना लगाओ, बीच में तो भाई गर्म होगी चीज, बीच से गर्म होगी कोई चीज। शिक्षा के बाद कह रहा है ये, शिक्षा मिलने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जी आक्रमण करते हैं मगध पर, जो कि बिल्कुल असफल हो जाता है पहला आक्रमण। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जब आक्रमण करते हैं नहीं, वो उस पर आक्रमण करने के बाद जो असफल होने के बाद भाई बुढ़िया घर में चले जाते हैं, वहाँ पर आराम लेने के कारण जब वो अपनी बूढ़ी माँ अपने बच्चों को खाना देती है खिचड़ी के रूप में, तो वो अपने बच्चों को कहती है भाई बच्चों बीच में हाथ में तो लगाओ, बीच में क्या मिलेगी, गर्म पाएगी वो खिचड़ी, अब साइड में से ठंडी हुई मिलेगी। तो इससे चाणक्य जी अपने शिष्य को सिखाते हैं कि हमने क्या किया कि सीधा आक्रमण कर दिया मगध पर। मगध है भी स्ट्रॉन्ग, पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ जो राज्य है उनको जीत लेंगे, जो कि अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे।
तो फिर वो क्या करते हैं 305 ईस्वी में, आपको समझ रहे होंगे, आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। यहां पर पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य। एक तरह से विजय पढ़ रहे हैं हम, विजय। पहला आक्रमण कहां पर करता है? मगध पर भाई वो आक्रमण असफल हो जाता है जब वहां से शिक्षा मिलती है भाई, पहले साइड के, फिर करता पंजाब प्रांत में, पंजाब और सिंध प्रांत पर हमला करता है। 305, एक मिनट भैया, इस पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद क्या करता है भाई, सिंध के बाद आक्रमण करता है। आक्रमण क्यों करता है भाई? आक्रमण क्या हो रहा है वहाँ पंजाब पे, क्या फायदा है? पंजाब तो बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय पर भी। देखो पंजाब पर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि 325 ईस्वी में, सॉरी 326 ईसा पूर्व में भी सिकंदर भारत की सीमा में बढ़ जाता है, भारत की सीमा में प्रवेश कर देता है, भारत की सीमा पश्चिमी सीमा में प्रवेश कर देता है भाई, प्रवेश कर देता है वहां पर और युद्ध करता है। वह कौन सी? सिंधु और झेलम नदी के बीच में देता है। उस समय वहां का शासक था पोरस भी बहुत स्वाभिमानी, बहुत ही अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाला शासक था। वो ऐसा शासक था राजपूतों की तरह, वो उसे झुकना पसंद नहीं था, मरना पसंद था पोरस को। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका करैक्टर पोरस का। जब सिकंदर के पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना को भी पोरस देखकर घबराया नहीं। वो जब उसका राजदूत आता है भाई, सिकंदर का राजदूत आता है पोरस के पास भाई, हाँ जो आपने कहा है भाई इसकी गुलामी आप अपना लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा आपके राज्य को। पोरस कहता है कि भाई ये शब्द हम रणभूमि में देखेंगे। रणभूमि में आता है तो ये क्षेत्र 325 ईसा पूर्व में लड़ाई होती है। 325 ईसा पूर्व में युद्ध होता है पोरस और सिकंदर के बीच में भाई। उस समय पर सिंधु और झेलम के बीच में होती है नदी, इनके बीच में भाई वहां पर बारिश हो जाती है अचानक। क्या होती है? बारिश हो जाती है अचानक। सॉरी क्या हो गया? वहां पर बारिश हो जाती है। बारिश के कारण क्या होता है? युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल क्या होता है? गीला होता है, कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण जो पोरस की सेना में जो रथ होते हैं नहीं, जो उसकी मुख्य सेना की रथ होती है वो वहां पर धंस जाते हैं, जो उसके लिए बहुत कारगर नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद भी पोरस इनको अच्छी टक्कर देता है, इतनी अच्छी टक्कर देता है कि उसकी सेना घबरा जाती है। युद्ध तो जीत जाता है सिकंदर, क्या हो जाता है? युद्ध तो जीत जाता है सिकंदर, लेकिन क्या होता है? सिकंदर की सेना में इतना डर हो जाता है, इतनी भयानक लड़ाई होती है वहां पर कि वो आगे जाने के लिए, आगे भाई सिंध को जीतने, पंजाब और सिंध को जीतने के बाद भी आगे नहीं जाती वो सेना, सिकंदर की सेना। तो इस कारण से उसे पीछे हटना पड़ता है। 325 ईस्वी में ही वो उल्टा चला जाता, वापिस चला जाता है छोड़कर। पोरस ने इनका भी इतना मनोबल गिरा दिया पोरस ने, चाहे वो खुद हार गया हो, लेकिन सिकंदर की सेना का इतना मनोबल गिरा दिया कि दोबारा आक्रमण न कर पाए। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया हो। तो इसके बाद क्या होता है? जो यहां की गद्दी होती है, यहां की गद्दी में विद्रोह हो जाता है कुछ प्रमुख लोगों के बीच में, क्योंकि भाई यहां का शासक तो है ही नहीं, यहां का शासक तो कोई है ही नहीं। तो यहां पर गद्दी पे बैठने के लिए क्या होगा? लोगों के बीच में मतभेद होगा तो लड़ाइयाँ होगी। तो भी इसका फायदा उठाता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य इसको हथिया लेता है, इस पे शासन कर लेता है। अब वो करता है मगध पर हमला। चंद्रगुप्त मौर्य अब करता है मगध पर हमला। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आई हो अच्छी तरह से। अब क्या करता है? वो मगध पे हमला करता है। कौन करता है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य करता है, क्योंकि उसके पास तो सेना भी होगी, पंजाब प्रांत भी। और सबसे बड़ी सफलता क्या मिली? चाणक्य जी ने सीधा हमला नहीं किया, पहले उसने क्या किया? मगध की क्या था, चाणक्य जी को पता था कि एक राजा को कमजोर कैसे किया जाता है। विद्वान थे, राजा ने पता लगाया भाई जो वहां की प्रजा है नहीं वो क्या है,
वहां की प्रजा है उसके प्रति असंतोष पैदा हो चुका है, उसके विरुद्ध खड़े होने को तैयार है, क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा टैक्स लगा रहा है, ज्यादा कर लगा रहा है। भाई उसका फायदा उठाते हुए क्या हुआ, उसमें विद्रोह पैदा कर दिया और पीछे से अपना आक्रमण किया। तो क्या कर दिया, नंद वंश के आखिरी गणनंद शासक, चाहे उसकी सेना कितनी बड़ी हो, लेकिन विद्रोह पनपने के बाद कोई भी विद्रोह इतना बड़ा हो जाता है कि उसको पूरे साम्राज्य को खत्म कर देता है। तो नंद वंश के शासक को खत्म कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, और एक मौर्य वंश की स्थापना करता है। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। चाणक्य ने अपना वादा किया हुआ पूरा किया। चाणक्य जी एक महान विद्वान थे। भाई मैं तो उनकी एक चाणक्य की नीति उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत, एक मेरे जीवन में सबसे बढ़िया करेक्टर में अगर आपको नहीं बताऊं तो मेरे इतिहास में भाई अशोक सबसे बेस्ट लगता है। समझ रहे हो बात, आशा करता हूं आपसे कोई इतना समझ में आओ। चंद्रगुप्त मौर्य भाई, इसके बाद बताऊंगा, टेंशन मत लो भाई। हमारा भाई पहला विदेश के साथ युद्ध भी हुआ है इनके साथ भाई, जिसमें युद्ध जीता था। अब क्या हुआ भाई, सिकंदर तो हार गया, सिकंदर तो उल्टा चला गया। उसके बाद वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया। क्या हुआ कि वो तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया। उसके बाद उसका सेनापति आता है। सेनापति क्या कहता है, उसका सेनापति कौन है भाई, शैलकुश, ये लिख रहा हूं, शैलकुश निकेटर। भाई शैलकुश निकेटर अपने आप को समझता, मैं तो भाई अपने शासक था उसका पूरा सपना करूंगा। 305 ईसा पूर्व में वो कर देता है पंजाब प्रांत पर हमला। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई ये पंजाब प्रांत मेरे शासक सिकंदर के द्वारा जीता गया था, तो ये साम्राज्य मेरा। चंद्रगुप्त कहता है भाई तू अभी आया है, तू अभी इस युद्ध क्षेत्र में आया, रुक जा। वहीं पर कौन मिलता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जी और चाणक्य जी अपनी सेना के साथ। इनके साथ क्या हुआ, क्या होता है, इनके साथ एक बहुत बड़ा, एक विशाल युद्ध होता है इनके साथ। समझ रहे हो बात, विशाल युद्ध होता है जिनमें कौन जीत जाता है। कब होता है भाई, 305 ईसा पूर्व में। समझ रहे हो बात भाई। इनकी एक पुत्री होती है, पुत्री का क्या नाम है भाई, हेलेना इसकी पुत्री का नाम है। तो इसे क्या करते, चंद्रगुप्त के साथ क्या करना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है। विवाह में 4 प्रदेश देता है, ये 4 प्रांत देता है अफगानिस्तान के। इतना बड़ा साम्राज्य फैला लेता चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी मर्जी से, चाणक्य की जी। सॉरी 305 ईसा पूर्व में, सॉरी इसके लिए भाई 4 प्रदेशों को दहेज में ले लेता। शैलकुश निकेटर था, इसके साथ युद्ध होता है, इसकी पुत्री हेलेना। भाई आप अगर आम भाषा में हम जब अपनी बहन का विवाह करते हैं तो उसके साथ जब वो सुबह विदाई होती है तो उसके साथ भाई को जरूर तोड़ा जाता है, उसके साथ उसके भाई को। तो इसी तरह इसका एक राजदूत को भेजा जाता है हेलेना के भाई का, भाई नहीं है वास्तविक नहीं, मैं वैसे ही याद करवा रहा हूँ। क्या नाम है, मेगस्थनीज। समझ रहे हो बात, मेगस्थनीज जाता है। यही फिर बाद में वहां पर पुस्तिका लिखता है, इंडिका पुस्तक लिखता है। समझ में आई बात। इंडिका में अच्छी बातें भी लिखता है, और कुछ हद तक भाई यहाँ पर दास प्रथा का अंत है, यहाँ पर ये चीजें नहीं है भाई, कई चीजें लिखता है। समझ रहे हो बात। तो ये हो गया हमारा ये युद्ध भाई, इन्होंने अपना युद्ध भी जीत लिया। अब थोड़ी ही डिटेल राजनीतिक स्थिति की दे दें हम, इसके शासन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं। समझ में आई बात। बे हो गया। अब इनके गुरुजी की बात करेंगे और मेगस्थनीज की, इंडिका की भी बात करेंगे। अब करते हैं हम चाणक्य जी की बात, इनके गुरुजी की बात। कौटिल्य जी का जन्म पता चलिए आपको तक्षशिला में हुआ, रावलपिंडी में स्थित। आज के शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुई। भाई इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसीलिए भाई इनका नाम चाणक्य भी रखा हुआ है। इनके विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी, कौटिल्य के नाम से भी, इन अन्य नामों से जाना।
और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। भाई अर्थशास्त्र में क्या कुछ है भाई, क्या डिटेल है, हमको पता भी तो होना चाहिए। अभी बताता हूं। अर्थशास्त्र में भाई हम 15 अध्याय को पढ़ते हैं, 180 प्रकरण को पढ़ते हैं, और भाषा कौन सी है भाई, संस्कृत है। 6000 श्लोक। देखो नाम से पता ना लगा लो, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमिक्स से नहीं है, मतलब कि अर्थशास्त्र का मतलब है ये पॉलिटी से संबंधित है, राज व्यवस्था से संबंधित है, ये संस्कृत भाषा से। भाई इन्होंने खोज किसने की भाई, किनको प्राप्त हुआ ये अध्याय, ये राजा राम शास्त्री को, शास्त्री जी को 1805 ईस्वी। समझ में आई बात? 1905 में, सॉरी 1905 में इनकी खोजी गई। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आया। ये भी इनके मुख्य बिंदु बता दूं मैं, मुख्य बिंदु जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में क्या किया, एक वर्ण किया कि कर टैक्स कितना लेते हैं, टैक्स कितना, कर को कितना लेता है, 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता है, 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता है। समझ रहे बात? लेकिन इंडिका में कितना कहा जाता है, इंडिका में 1/4 भाग कहा जाता है। पहले इनको पढ़ ले, इंडिका हो भाई। जो 150 प्रकरण है ना, शुरुआत के 150 प्रकरण है, इसमें तो हमारे मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कहते हैं। भाई इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि भाई इन्होंने ही राजा को, अभी बता रहा हूं मैं, पूरी डिटेल दे ही दूँ यहाँ पर। जब हम इनकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में मुझे तो बहुत अच्छा लगता भाई, एक एक चीज़ डिटेल पे जरूरी। फिर एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें अधूरी भी होती है, फिर दूसरी बुकों से पूरी करनी पड़ती है। एक बुक से काम नहीं चलता, कई चीज़ों से पता लगाना पड़ता है। देखिए समझिए क्या कहा मैंने भाई, 150 प्रकरण में लिखा क्या है। इन्होंने सबसे पहले कहा था भाई राज्य के बारे में कहा गया, जो कि आज के समय कुछ राज्य अपनाते भी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले किया गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इन्होंने ही पहले किया था। और इन्होंने कहा था दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है। अगर मेरा कोई दुश्मन है और उसका मित्र उसके साथ खड़ा है, तो वो जो उसका मित्र है वो भी मेरा दुश्मन है, इन्होंने ही कहा था। दूसरा भाई इन्होंने कहा था कि किसी भी राज्य में विद्रोह का कारण क्या होता है। विद्रोह के इन्होंने 3-4 कारण बताए। क्या? पहला कारण प्रजा का असंतोष होना अपने राजा के प्रति। कैसे भाई, कैसे? जैसे कि नंदवंश के शासक का था, गणनंद का था। गणनंद क्या था? गणनंद केवल अपने लिए सोचता था। क्या सोचता था? कि वो सोचता था भाई मैं तो भाई शासन करना है, मुझे तो कुछ नहीं, मेरी देखनी है। और अपनी प्रजा पर इतना टैक्स लगाता था, जो कि अपने साम्राज्य का अंत करवा के ही माना। तो क्या कहा भाई इसने, कहा प्रजा के प्रति क्या करना, उदार भाव रखना, उदार भाव या उनके भलाई का काम करना। अगर प्रजा पसंद है, करती है अपने राजा को, तो भाई किसी भी राज्य के लिए, अन्य राज्य के लिए मुश्किल हो जाएगा उस पर शासन करना, क्योंकि इसकी प्रजा भी उसके साथ है। नहीं समझ रहे हो बात? दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, प्रजा के प्रति, और जो अपने मंत्रियों का गठन वंश के आधार पर ना करे, कर्म के आधार पर। कहने का मतलब क्या कहता है कि ये तो सीधे कह देते हैं। और चाणक्य जी मुझे क्यों अच्छा लगते हैं, चाणक्य जी कह देते हैं भाई कोई शूद्र का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ होना। इन्होंने तो शूद्र का शब्द ही बदल दिया, श्रेष्ठ होना। समझ रहे हो बात? ये क्या कहते हैं भाई, किसी भी मंत्रिमंडल में अगर मंत्रियों का निर्वाचन करना है राजा को, तो उनके होते हुए नहीं खड़े, दबाव में ना खड़े, मतलब कि दबाव में किसी भी मंत्री को ना चुने। वो किसके आधार पर, उसके कार्य के आधार पर, उसके बुद्धि के आधार पर मंत्रियों का चयन करे कोई भी राजा। अगर राज्य चलाना है तो एक विशाल राज्य के रूप में चलाना है। समझ रहे हो बात? और भाई और क्या कहा, और कहा कि भाई समय समय पर अपने मंत्रियों के या अपने प्रजा में गुप्तचरों को रखना चाहिए। गुप्तचर को क्या कहा भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर स्टार बना दूं मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
मौर्य शासन में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। गुड़ पुरुष, समझ रहे हो बात? गुड़ पुरुष। गुप्तचर का काम क्या होता था भाई? राजा कह देता था भाई इसके ऊपर देखो 10-15 दिन देखो इसकी क्रिया क्या है, कभी कहीं ये राज्य के खिलाफ तो नहीं है, ये मेरे कभी ये मंत्री राजा के खिलाफ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, किसी को भड़का तो नहीं रहा, प्रजा को भड़का तो नहीं रहा। समझ रहे हो बात है कि एक राजा को उसकी प्रजा के अलावा मंत्रियों पर भी ध्यान रखना पड़ता है, विद्रोह ना हो बन पे अपने राज्य में। समझ रहे हो? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया। क्या कहा मैंने कि भाई मैंने तो कह दिया भाई प्रजा के खिलाफ कोई उदार भाव रखो और समय समय पर नजर देखते रहो। समझ में आया बात? ये कुछ राजनीति। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। अगर अच्छी तरह से बीए की पढ़ाई अच्छी तरह से की है तो जब हम बीए सेकेंड ईयर को पढ़ते हैं उसमें मिलता है कुछ हद तक। आप देखोगे तो भी राजा अर्थशास्त्र में राजा के सप्तांग क्या होता है भाई? 7 अंग। राजा के 7 अंगों का वर्णन अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने किया था। देखो भाई कौन से राजा के 7 अंग? देखिए यहां से शुरू करते हैं भाई, अच्छे आएगी भाई। राजा का सिर स्वयं राजा, पहले मैं लिखवा दूं या पहले बता दूं फिर लिखूंगा, ठीक है? देखो क्या कहा अर्थशास्त्र में राजा के 7 अंक का भाई। क्या कहते हैं कौटिल्य जी, चाणक्य जी कि राजा का सर क्या होता है? स्वयं राजा होता है। राजा का मुख क्या होता है? कोष होता है, राजधन होता है। जो राज्य में पैसे होते हैं नहीं राज्य को चलाने के, वो होता है कोष, राज्य कोष। मुख। राजा के कान क्या होते हैं? मित्र होते हैं राजा के मित्र। मतलब कि कान क्या होते हैं? मित्र होते हैं। एक पुरुष के 7 अंगों का राज्य को दर्शाने के रूप में बन गया। आंखें क्या होती है? आंखें होती है मंत्री, राजा के मंत्री। बाहें क्या होती है? किला क्षेत्र। किला कितना बड़ा है इसका? किला क्षेत्र बाहें। और जांघाएं क्या होती है? राजा के जांघाएं होती हैं। उसका राज्य क्षेत्र, कहां तक उसकी राज्य क्षेत्र फैला हुआ। राजा का मस्तिष्क क्या होता है? राजा की सेना। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। अभी लिखूंगा मैं, लिखूं भीगा। कान क्या होता है भाई? राजा का मित्र। मस्तिष्क क्या होता है भाई? राजा की सेना। और आंखें क्या होती है भाई? राजा का मंत्रिमंडल। अभी समझा भी दूंगा मैं आपको, 1 मिनट। मुख क्या होता है भाई? राजा का कोष। कोष समझ रहे हो? जो राजा का कोष का मतलब है जो पैसा होता है। पैसा किसका? जो रेवेन्यू आता है, कमाते हैं, टैक्स। समझ रहे हो? जो राज्य की उन्नति के लिए पैसा लगाया जाता है। बाहें क्या होती हैं? राजा का किला क्षेत्र जो फैला है, किला क्षेत्र। जांघाएं क्या होती हैं? राजा का राज्य क्षेत्र। देखिए समझिए बात को, क्या कहा मैंने? ये राजा के साथ 7 होंगे, 2 2 4 6 6 एक साथ, ठीक है? 7 अंग हो गए भाई। मैंने क्या कहा? राजा का सर क्या होता है? स्वयं राजा। राजा का कान क्या होता है? मित्र, क्योंकि मित्र ही ज्यादातर कान भरते हैं, मतलब चुगली लगाते हैं। मस्तिष्क, राजा का मस्तिष्क क्या होता है? राजा की सेना। भाई मस्तिष्क के राजा की सेना जैसे काम करेगी, सेनापति निर्देश देगा, वो राजा को पहले बताएगा, फिर राजा कहेगा भाई करो हमला। राजा की सेना। आंखें भाई रास्ता कौन दिखाएगी? राजा को, मंत्रिमंडल भाई। मुख में जितना मुख भरेगा भाई राजा का कोष, पैसा। बाहें क्या होता है? राजा का किला क्षेत्र। कितना बड़ा किला है राजा का भाई? जांघाएं, राजा का कितना क्षेत्र फैला हुआ है? राज्य क्षेत्र।
आशा करता हूँ भाई मेरे अनुसार आपके अर्थशास्त्र से अगर एक भी प्रश्न निकले तो बता देना, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। समझ रहे बात? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया हो। समझ में आया? राजा के साथ गुप्तचर को क्या कहते हैं? गुड़ पुरुष। राजनीतिक व्यवस्था में हम पढ़ेंगे नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में जब भी हम इनको पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात? अलग से मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे, इससे टेंशन मत लेना भाई। इनका कहने का मतलब है चाणक्य जी ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे जाति के आधार पर। अगर उसकी बुद्धि अच्छी है तो वो चाहे शूद्र क्यों ना हो उसे अच्छा पद दिया जाता था मौर्य साम्राज्य में। समझ में आई बात? मैं इसको रफ कर दूं। अब लिख ले थोड़ा इंडिका के बारे में भाई, इंडिका है क्या पुस्तक। इंडिका, इंडिका में क्या क्या वर्ण किया है भाई? 1/4 टैक्स का, कर का आ गया भाई। 1/4 भाग कर के रूप में दिया जाए, कर के रूप में दिया जाता कि भाई दास प्रथा, इसमें वर्ण मिलता है? दास प्रथा नहीं है भाई। भाई क्या कहता है ये भारत में दास प्रथा नहीं है, और भारत में अकाल नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता है ये कहते हैं। और भाई भारत के लोग यानी जो भारत के लोग लेखन कला का विकास नहीं कर पाए। ये कहता है ये इंडिका वाला कौन? मैगस्थनीज। क्या कहता है? मैगस्थनीज को शायद इन्होंने हमारे ग्रंथों को पता नहीं था, ग्रंथ का पता नहीं था कि जो ग्रंथ थे वो किसने लिखे थे। ईसाई से ये नहीं पता था ग्रंथ से पहले जो भी उपनिषद हुए, पुराण हुए, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई, मनुस्मृति हो गई, अग्वल्क्य स्मृति हो गई, ये किन्होंने लिखी ये नहीं पता था शायद इन्होंने। ये क्या नाम है? इंडिका पुस्तक है, चाणक्य मैगस्थनीज जी ने लिखी थी भाई। 305 ईस्वी में हेलेना के साथ आया था। किसका राजदूत था ये शुरुआत में? भाई शुरुआत में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? सिकंदर का सेनापति था। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इस हब हो गया हमारा, ये क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम का वर्ण मिलता है सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त वर्ण सेंड्रोकोटस नाम का वर्ण मिलता है हमें, सेंड्रोकोटस। आपको एक इतिहासकार के बारे में बताऊं मैं आपको। जब इतिहास के स्रोत पढ़ा रहा था, प्लिनी एक इतिहासकार था जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि वो जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखता है तो वो रोने लग जाता, क्योंकि वो वहाँ का ईरान इराक का सोना लूट कर ले गया था। इस घटना के बाद वो रोने लगता है। समझ रहे हो बात? आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज हम बिंदुसार को कर ले। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी मैं देख लूँ एक बार। 43 भाई शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल हम बिंदुसार और अशोक को पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेखों से शुरुआत करेंगे। एक आपको जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ा देता नहीं मैं आपको। उनमें भाई 4 शासकों का वर्ण है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, एक अशोक भाई, समझ रहे हो बात? रुद्रदामन और हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। इन 4 शासकों का वर्ण है जिसने सुदर्शन झील का अपने अपने शासन समय में निर्माण हुआ है। हम कल पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आपको थोड़ा देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा इतना। तो इसके लिए हम कल का पार्ट करेंगे। कल करेंगे हम बिंदुसार, और क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक के बाद कुछ हद तक हम राजनीतिक व्यवस्था भी साथ में कर लेंगे। और अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तंभ, अशोक स्तंभ भाई, जो अशोक स्तंभ ले रखा है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और साची का स्तूपी, हम ये सब पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात? अभिलेख भी पढ़ेंगे। 13वां अभिलेख, 3रा अभिलेख भाई, ये सब पढ़ेंगे। कलिंग की विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो भी पढ़ेंगे अशोक के बारे में। कल वीडियो थोड़ी लंबी कर लेंगे हम, कल 1 घंटे की कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई हमारा एक परिवार है।
समझ रहे हो बात? हम अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि कोई भी पर्सन हमारे बाहर से ना आए। और आपको ही बता दूं मैं भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक सीरीज और शुरू कर दे हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम भाई जो चैप्टर हमने लॉन्ग वीडियो में किए हैं उससे संबंधित पर्सन करें। शॉर्ट वीडियो में जितने भी पर्सन हो हम उसको कंप्लीट करते रहिए। तो हम शॉर्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।